25 कुंटल फूलों से सजा बद्री विशाल का धाम, कल खुलेंगे मंदिर के कपाट। ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर सामने आया घपला, अब निकाय चुनावों पर बना संकट। चंदन रामदास के निधन से और बढ़ गया धामी कैबिनेट में खालीपन, अब मंत्रिमंडल में 4 पद हो गए खाली। हरिद्वार में पॉट टैक्सी योजना लेकर वार्ता विफल, व्यापारियों मेट्रो कॉरपोरेशन के बीच वार्ता विफल, श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने किया बहिष्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। बद्रीनाथ धाम में लगी श्रद्धालुओं की कतार, बद्री बाबा के दर्शन को पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। बद्री बाबा के दर्शन को पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। कपाट खुलने से पहले हुई विधिवत पूजा अर्चना। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए भक्त उत्साहित। बद्रीनाथ धाम में लगी श्रद्धालुओं की कतार। बद्री बाबा के दर्शन को पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। कपाट खुलने से पहले हुई विधिवत पूजा अर्चना। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए भक्त उत्साहित। बद्रीनाथ धाम में लगी श्रद्धालुओं की कतार। कपाट खुलने से पहले हुई विधिवत पूजा अर्चना। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए भक्त उत्साहित। बद्रीनाथ धाम में लगी श्रद्धालुओं की कतार। बद्री बाबा के दर्शन को पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। कपाट खुलने से पहले हुई विधिवत पूजा अर्चना। तस्वीरें हम आपको बद्रीनाथ धाम से दिखा रहे हैं, जहां जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने किया पूजा अर्चना। साथ ही फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। भगवान बद्री विशाल की जय। खबर हरिद्वार से है, जहां आज मां गंगा का जन्मोत्सव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास शुल्क में शुल्क पक्ष की सप्तमी तिथि को मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी और शिव की जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिवस को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु बड़े ही उत्साह के साथ गंगा में पूजा और स्नान करते हैं, साथ ही पुण्य की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का पूर्व जन्म हुआ था। देखिए, गंगा सप्तमी जो है विशेष रूप से मनाई जाती है क्योंकि इस दिन जो है माँ गंगा स्वर्ग से उतर के भगवान शंकर की जटाओं में आई थी। जब जो है गंगा जी का जन्मोत्सव इस दिन मतलब हम लोग मनाते हैं। विशेष रूप से इसके अंदर मध्याह्न काल के अंदर पूजा होती है। मध्याह्न काल में जब भी सप्तमी आती है तो इसकी पूजा होती है। इसमें 7 प्रकार के फल, 7 प्रकार की जो है रंग, 7 प्रकार के वस्त्र, 7 प्रकार की मिठाइयाँ का इसमें गंगा जी में चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसके साथ साथ चांदी के बने कछुए, चांदी की बनी मछलियां साथ में इसके गंगा जी के अंदर अर्पण करते हैं। विशेष रूप से मनोकामनाओं के लिए, जिनके जो संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, गंगा जी से पत्थर ले जाकर आज के दिन जो है अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं। जब संतान हो जाती है तो उसे चांदी के अंदर मंडवा कर गंगा जी के अंदर अर्पण कर देते हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट गई हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार धार्मिक क्षेत्र है। वर्तमान में हरिद्वार में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैं, मगर साधु संत इस बार हरिद्वार लोकसभा से सभी राजनीतिक पार्टियों से संत को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर संत समाज बैठक कर इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संत को उतारने की भी बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संतों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सांसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी किसी साधु संत को होना चाहिए, तभी देवभूमि का विकास हो सकेगा। हिंदू सुरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज का कहना है कि हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, इसलिए यहाँ का सांसद संत को होना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि हरिद्वार धर्मनगरी है और उत्तराखंड देवभूमि है। हरिद्वार का सांसद संत बने यह अच्छी बात है, मगर हम चाहते हैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी संत हो और मैं साधु संतों की मांग का समर्थन करता हूँ। उत्तराखंड में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नामकरण पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल भाजपा इस एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने के पक्ष में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर रखने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था और अब बीजेपी इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात कह रही है, जो कि सही नहीं है। अटल जी इस देश के बहुत बड़े नेता है और उनके नाम से हमें कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने इसका नाम आदि गुरु शंकराचार्य, उनका आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में बहुत बड़ा महत्व है। 4 धामों में से जो अंतिम धाम है, जिसको हम मोक्ष धाम कहते हैं, बद्री केदार, उसकी स्थापना करने के लिए स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली। केदारनाथ जी में देखिए आप, उनकी समाधि है, तो उन्होंने अपना देह भी यहाँ पर त्यागा। तो उत्तराखंड से, देवभूमि से आदि गुरु शंकराचार्य का जो रिश्ता है, उसके लिए हमने, कांग्रेस की सरकार जब थी, हमने यहाँ के एयरपोर्ट का नाम प्रस्तावित किया था आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नौकरशाहों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर लिखने का हक मंत्रियों को दिए जाने की मांग को फिर से प्रमुखता से उठाया है। सतपाल महाराज का कहना है कि देश के सभी राज्यों में मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार है, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है। महाराज का तर्क है कि राज्य में मंत्रियों को ये अधिकार न मिलने से अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। सतपाल महाराज ने सभी मंत्रियों और विधायकों से इस मुद्दे पर सहयोग की अपील की है। वहीं अफसरशाही मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सतपाल महाराज की मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने सचिवों को एसीआर लिखने के अधिकार के संबंध में मुख्य सचिव से प्रस्ताव मांगा है। हालांकि ज्यादातर नौकरशाह मंत्रियों को एसीआर लिखने के आजादी देने के पक्ष में नहीं है। वहीं विपक्ष का कहना है कि मंत्री सतपाल महाराज के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। उत्तराखंड में बेलगाम नौकरशाही के मुद्दे के बीच राज्य में नौकरशाहों की एसीआर लिखने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर नौकरशाहों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कि एसीआर लिखने का हक मंत्रियों को दिए जाने की मांग की है। सतपाल महाराज का कहना है कि देश के सभी राज्यों में मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार है, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है। महाराज का तर्क है कि राज्य में मंत्रियों को यह अधिकार न मिलने से अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। महाराज का तर्क है कि एसीआर का हक मंत्रियों को मिलने से विकास कार्यों में पारदर्शिता आने के साथ ही विभागों की समीक्षा भी सही प्रकार से की जा सकेगी। उन्होंने कहा, प्रदेश में पूर्ववर्ती एएनडी सरकार में मंत्रियों को अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार था, तो यह परिपाटी पुनः लागू करने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है। बहुत आवश्यक है। मैं जब केंद्र में मंत्री था तो हम सीआर लिखते थे और उसके अंदर अनुशासन रहता था। आज जो इनिशिएटर है वो चीफ सेक्रेटरी इनिशिएट करता है, रिव्यू भी चीफ सेक्रेटरी करता है और मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करता है। तो मेरा मानना यह है कि इनिशिएटर चीफ सेक्रेटरी हो और रिव्यू करने वाला मंत्री हो। मंत्री को रिव्यू करने का अधिकार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री
मंत्री तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, उनकी अथॉरिटी बरकरार रहेगी, पर मंत्री की बात सुनी जाएगी। मंत्री के नीचे जो सेक्रेटरी काम कर रहा है उसने कैसा काम किया, इसकी आख्या मंत्री को लिखने का अधिकार होना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवों की एसीआर लिखने के अधिकार के संबंध में मुख्य सचिव से प्रस्ताव मांगा है। हालांकि ज्यादातर नौकरशाह मंत्रियों को एसीआर लिखने की आजादी देने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। मुख्य सचिव उनके प्रतिवेदक और समीक्षक अधिकारी हैं, यानी वे उनकी एसीआर की समीक्षा करते हैं और मुख्यमंत्री स्वीकार्यता अधिकारी हैं। हालांकि सतपाल महाराज मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि मंत्री सतपाल महाराज की अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में मंत्री सतपाल महाराज को इस्तीफा देने राज्य के हित में होगा। ये सारी सरकार में पुइया राम बने हुए हैं, पुइया राम है ये रोते रहते हैं, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, इनको कोई मिनिस्टर नहीं मानता, कोई अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहा है। वो सतपाल महाराज हो या तमाम मंत्री, इनकी हालत केंद्र में भी मोदी जी ने चपरासी की स्थिति बनाई हुई है और उत्तराखंड में भी है, इनकी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये एसीआर लिखने का क्या होता है? एसीआर लिखने का, अरे भाई आप मिनिस्टर हो, कैबिनेट के मंत्री हो, और कैबिनेट का मंत्री जो है वो कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, जो भी निर्णय होते हैं, जो भी। अब आप ये बहाना लगा करके कि एसीआर लिखने की, तो क्या करोगे आप एसीआर लिखने की अगर आपको परमिशन दे भी दी? अरे भैया अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी नहीं चल रही है, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इस्तीफा दो। किसने कहा है? आप संत महात्मा हो, जाकर के कहीं गुफा में बैठ करके भैया धुनी रमाओ। जरूरी है कि ये इस दुनियादारी के चक्कर में पड़े रहना? लेकिन दो तीन बातें हैं। सतपाल महाराज जी ने जो कहा है वो राज्य का जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी पीड़ा को बयान करता है, और इससे एक संदेश ये भी निकल करके आता है कि राज्य के अंदर जो सरकार में लोग हैं उनके बीच में आपसी तालमेल बहुत कमजोर है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि प्रजातंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर होता है तो उस सरकार को अच्छी सरकार माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्यों में जहां जहां सत्ता में है वो सत्ता का केंद्रीयकरण कर रही है, स्वयंभू सत्ता की परंपरा को विकसित करने का काम कर रही है। और इसका सबसे जो ताजा और अच्छा उदाहरण है कि जेएंडके के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो जब राष्ट्रपति को मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको वापस इसलिए लौटाया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनकी मुलाकात को फिक्स करने की सहमति नहीं मिली। यानी राष्ट्रपति किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी ये वर्तमान समय में भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। देखो, सतपाल महाराज जी का काफ़ी समय से ये स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें सुबोध उनियाल जी ने भी कुछ अपनी सहमति दिखाई है, लेकिन हमारा तो स्पष्ट मानना है कि ये जो आईएएस है, मेरे ख्याल से हमारी जो प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आईएएस जो है वो सर्वोच्च पद हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत है। चाहे उसमें आईएएस हो, आईसीएस हो, आईएफएस हो, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, फॉरेन सर्विस हो, चाहे उसमें आईआरएस हो, ये सब हमारी जो है एक तरीके से हमारी ये ब्यूरोक्रेट्स है ये, और ये सर्वोच्च पद हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत माना जाता है। और अब जो ये सवालात यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हुए हैं कि कुछ सचिवों की तो मनमानी वाकई में हकीकत में रही है, इसमें कहीं ना कहीं मंत्री जो हैं वो मंत्री लोग परेशान हैं उन सचिवों से। तो उस बिहार पे उनका ये कहना है कि एसीआर जो होनी चाहिए वो मंत्री के द्वारा ही मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। कुल मिलाकर एसीआर के मुद्दे पर राज्य में लोकशाही और नौकरशाही आमने सामने आ गई है। सवाल ये है कि एसीआर लिख देने भर से अफसरशाही में सुधार हो जाएगा? क्या राज्य में कैबिनेट मंत्रियों के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? आखिर क्यों सीएम धामी सतपाल महाराज की इस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों नौकरशाही मंत्रियों को एसीआर लिख देने के पक्ष में नहीं है? ऐसे अनगिनत सवाल है जिसका जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से आ रही है, जहां
निर्माणाधीन अंडरपास के बंद कार्य को शुरू कराए जाने और अंडरपास का निर्माण कर रही निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट घोषित कर वसूली करने की मांग रेल मंत्री से की गई है। स्थानीय निवासी पिछले 13 साल से रेल अंडरपास निर्माण के लिए संघर्षरत है। रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले दिनों लंबे समय तक चले धरना प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे मंडल रेल प्रबंधक समेत अन्य अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के बाद यहां अंडरपास बनाए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति के बाद करीब 6 महीने पहले रेल अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन कार्य की बेहद धीमी गति के चलते निर्माण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। शनिवार को अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी भराव किए जाने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेल अधिकारियों का घेराव किया। रेल अधिकारी ने बताया कि अंडरपास निर्माण कार्य में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कार्य के चलते रेलवे ट्रैक सड़क में दरारें आ रही हैं, जिसकी वजह से कार्य को रोका गया है। समाजसेवी अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया। पत्र के माध्यम से बताया कि अक्सर रेलवे स्टेशन उत्तराखंड राज्य का प्रवेश द्वार है। पिछले 13 वर्षों से रेल अंडरपास निर्माण की मांग की जा रही है। लंबे संघर्षों के बाद रेल अंडरपास का निर्माण कार्य 6 माह पूर्व शुरू हो गया है, लेकिन अंडरपास के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में पानी आ जाने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। पत्र में कहा गया कि भारतीय रेलवे समुद्र में बड़े बड़े ट्रैक बनाकर ट्रेन चला सकता है। अंडरपास के भूमिगत पानी की निकासी क्यों नहीं रोकी जा सकती? उन्होंने निर्माणाधीन एजेंसी रेल अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जानबूझकर निर्माण कार्य को लटकाए जाने का आरोप लगाया। जो रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पिछले 1 सप्ताह पूर्व रोक दिया गया था। जब स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर इसकी जानकारी ली तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बताया गया कि भूमि से जल निकासी अधिक होने के कारण इसको बंद कर दिया गया है और वापस जो 20 फुट का गड्ढा खोदा गया उसको बंद किया जा रहा है। जब इसकी सूचना हमारे द्वारा रेलवे के अधिकारियों को दी गई तो तत्काल उन्होंने मौके पर आकर इसका संज्ञान लिया, परंतु वो बिना कार्रवाई किए बैरंग लौट गए। इसलिए मजबूरन मुझे माननीय रेल मंत्री को एक पत्र प्रेषित करना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज दिए जाने के खिलाफ वन क्षेत्राधिकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पीसीसीएफ विनोद सिंघल से पूछा कि डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज देने वाले उच्च अधिकारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट 2 सप्ताह में पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जून की तिथि निश्चित की है। इस पर पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 में एक आदेश पारित किया था कि जो उच्च अधिकारी यानी डीएफओ, डायरेक्टर जो है नेशनल पार्क्स के, जो इस तरीके से डिप्टी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर का चार्ज दे रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागाध्यक्ष शुरू करें, परंतु कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं शुरू की गई। आज दूसरी बार जो पीसीसीएफ है विनोद सिंघल, वो माननीय उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी के लिए आए और उन्होंने आज माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि उनके द्वारा एक समिति गठित की गई है जो इन सभी उच्च अधिकारियों की एक सूची तैयार कर रही है जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करी है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर के तमाम क्षेत्रों में पानी की किल्लत होने लगी है। एक तरफ वार्ड 37 के निवासियों ने जल संस्थान पहुंचकर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर वार्ड 58 के पार्षद मनोज जोशी क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ जल निगम के दफ्तर पहुंचे और इस दौरान दोनों कार्यालयों में लोगों के अधिकारियों के साथ पानी की व्यवस्था को लेकर तीखी बहस हुई। लाइनमैन पर पानी खोलने के एवज में पैसे लेने का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की, तो वहीं तल्ली हल्द्वानी के लोगों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जल संस्थान क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन अब यह व्यवस्था जल निगम को हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में ना तो पानी की वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है और ना ही मरम्मत का कार्य हो रहा है। बहरहाल दोनों ही जगहों पर लोगों को आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि विभाग चढ़ती गर्मी और पानी की मुसीबत झेल रहे लोगों को संतुष्ट कर पाता है। टैंकर चले हैं सभी क्षेत्रों में, कहाँ पर कहीं पर 2 जा रहे हैं, कि 3 जा रहे हैं, कि 4 जा रहे हैं। आपके डुंगा क्षेत्र में फिलहाल 4 टैंकर जा रहे हैं, मतलब 2 सरकारी 2 प्राइवेट, इस टाइप से जा रहे हैं। न रोड है हमारे वहाँ, न पुलिया है, न लाइट है हमारे वहाँ। एक पानी मिल रहा था वो भी हमें नहीं मिल रहा है। पानी भी सुरेश लाल बंद कर देता है। 1 महीने से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। सुरेश लाल लैंडमैन है, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते। वही बगल में रहता है हमारे को पानी नहीं देता है। यहाँ से टैंकर मंगा रहे हैं तब हमारे घरों में पानी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, गए हैं वहाँ वो सुमित निर्देश के पास गए हैं कल, वहाँ से फाइल बना के लाए हैं ये, तब हम यहाँ आए हैं अपनी दिक्कत के लिए।
तो हमारे पास जो बिल जमा हुए हैं वो संस्थान पर हुआ है, हमारे पास तो कोई फंड आया नहीं है। हमने उच्चाधिकारियों से बात भी करी तो वो ये कह रहे थे कि जो मेंटेनेंस जो बिल जमा करके जो आएगा उससे आप जो परेशानी मेंटेनेंस में चलाने में जो होगी वो ठीक करेंगे करके। फिलहाल अभी एक प्रॉब्लम ये है, जहाँ के अगर कोई प्रॉब्लम है, अब टैंकर वाली जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारे वहाँ है नहीं टैंकर की। तो अगर ऐसी है, हम कोशिश ये कर, पहले एक बार अगर 3 दिन पानी नहीं आया, उस समय वाल्व खराब हुआ था, वाल्व था नहीं तो मंगाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब वाल्व सारी वो चीज़ें मंगा के रखी हुई हैं, अब उतना टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है 1 दिन में ठीक हो जाए। खबर रामनगर से है, जहां अवैध पार्किंग जहां पार्किंग पर अवैध वसूली के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार की रात अवैध वसूली को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा करने के साथ ही पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बुधवार को ट्रांसपोर्टर संचालकों ने नगर पालिका पहुंचकर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार का घेराव करते हुए पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली, अभद्रता पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि पार्किंग ठेकेदार और कर्मचारी नगर में वाहनों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूली कर रहे हैं। नगर पालिका की सीमा नहीं होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और रुपए नहीं देने पर मारपीट की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों से अधिक वसूली ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वाहनों से की जा रही है। उन्हें अवैध वसूली को पूरी तरह अनुचित बताया और मामले को ठेकेदार को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ऐसा है, हमें तो अभी संज्ञान में आया कि ये गांव से ही वसूल कर रहे हैं और लोगों से ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं। जहाँ 10 रुपये लेने चाहिए थे वहाँ पे 200 रुपये की रसीदें काट रहे हैं। बिल्कुल इनलीगल है। हमने नोटिस तैयार करा दिया, उसे दे देंगे, वो नहीं मानेगा, उसका ठेका कैंसिल करेंगे, दोबारा फिर कैंसिल करेंगे। जो उसकी रकम आ गई उसे हम जब्त करेंगे और उसे ब्लैक लिस्ट करेंगे। जो बात है, जो हमारे करने का लठ लेके तो मैं जा नहीं सकता। अपनी कलम से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पब्लिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। निर्धारित रेट से ज़्यादा वसूली की जा रही है। आज सुबह आकर के मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जैसा कि आज विभिन्न ट्रांसपोर्टर और सब यहाँ इकट्ठा हुए मोटर वाहन, इनके द्वारा ये कुछ पर्चियाँ भी दिखाई गई कि 150-200 रुपये भी रसीदें काटी जा रही। यह अनुचित है और ठेकेदार के विरुद्ध है। आज ही मेरे यहाँ से कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, माफ कीजिएगा, अगली खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी से अगली खबर है, जहां गोलापार स्थित पूरन सिंह मोहन सिंह इंटर कॉलेज में आज जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने बहुउद्देशीय शिविर लगाया है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा, राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। शिविर के माध्यम से सरकार के बचे कामों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बहुउद्देशीय शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने मानस की झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये अपने उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के मानसगंज की झांकी जो है 26 जनवरी को राजपथ पर और परेड ग्राउंड की प्रस्तुति में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया, जो कि मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत ही गौरवान्वित करने वाला जो है ये विषय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करूंगी कि अपने इस मानस खंड की झांकी को पूरे जनपदों में, अपने 13 के 13 जनपदों में इसका भ्रमण कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति इससे एक जुड़ाव महसूस करता है और निश्चित रूप से एक ये संदेश कि ये वो गर्व के क्षण है जो हमने दिल्ली में देखे, ये अब आपके मध्य में आपके साथ किस तरीके से सरोकार किए हुए हैं, उसका संदेश देता हुआ है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला या निर्णय स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सितारगंज की, जहां राजकीय इंटर कॉलेज मैदान के सामने बीड़ी मांगने को लेकर 2 मजदूरों में विवाद हो गया, जिसके बाद चाकू लेकर पहुंचे आरोपी ने बीच बचाव करने वाले मजदूर की सड़क में दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी। हमलावर ने दूसरे मजदूर से भागकर जान बचाई। हत्याकांड के बाद आसपास सनसनी फैल गई। हत्याकांड की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, सीओ वीर सिंह, नानकमत्ता उप निरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट सहित पहुंच गए। पुलिस ने हत्याकांड में मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपी मजदूर हनीफ को गिरफ्तार कर लिया।
कारगिल थाना क्षेत्र में टीचर्स कॉलोनी के सामने एक घटना प्रकाश में आई जिसमें श्रमिक वर्ग के दो व्यक्तियों के बीच आपस में पहले झगड़ा हुआ और उसी घटना में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की चाकू मार दिया गया और चाकू मारने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उस दौरान जो है ये हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन किया और साथ में जो मृतक है उनकी धर्मपत्नी द्वारा तहरीर दी गई थाने में और तहरीर प्राप्त होकर तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया क्योंकि घटना बहुत ही गंभीर घटना थी। उसका संज्ञान लेते हुए उतनी ही प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए उस पर तत्काल हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, एविडेंस कलेक्ट किया और मात्र 4 घंटों के भीतर हमने अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त असला सहित हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।